10, ये आपके पास आ गया 4 रुपए कर दो इसको। नहीं यार, 2 रुपए ज्यादा देने से क्या। अच्छा, अब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी की परसेंटेज पहले कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे ये डाटा गिवन है, तो पहले ROE आपने खुद कैलकुलेट करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी, तो ये फॉर्मूला छोटा सा यहाँ लगा देते हैं। ये नेट इनकम और डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गई आपके पास। और रिटेंशन रेशियो आप कैसे करेंगे, इज इक्वल। अब यहाँ पर देखें, रिटेंशन रेशियो आपके पास है, पहले तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट आ जाएगी, 1 आ गया, 1 से बना दिया 100% है, ठीक है। और फिर आपने माइनस करना है इसमें से ये डिविडेंड डी डी, ये डिविडेंड और ईपीएस को डिवाइड करूंगा। देखें, ये मैंने ये लिखा, इसको डिवाइड किया, ईपीएस ये रहा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या लिखा, ये 100 को 100% लिख दें या 1 लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैंने पहले 1 एंटर किया, ये इसकी जगह पे, और फिर ये माइनस डी डी से डिविडेंड और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया ईपीएस से, तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, किस किस को, ये ROE और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आपके पास फाइनल आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ आ गई। और इस सस्टेनेबल ग्रोथ को आप परसेंटेज में शो करेंगे, ये 3% है अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप कहेंगे कि मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा दें तो 2.7%, ठीक है। तो ये तमाम काम कंप्लीट हो चुके हैं आपके पास। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं मालूम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर नहीं देगा तो डिविडेंड वैल्यूएशन से निकलेगा। डिविडेंड वैल्यूएशन के अंदर जीरो ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं, जीरो ग्रोथ के बाद कांस्टेंट ग्रोथ वो भी हो चुका है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ को छोड़ दिया, उसको हम कोशिश करेंगे फिजिकल क्लास पे ले जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऑनलाइन तो पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आपको पिकअप कितना होगा कितना नहीं होगा डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है ये जी नहीं कैलकुलेट, तो सस्टेनेबल ग्रोथ और हिस्टोरिकल ग्रोथ दोनों से बता दिया है। इंशाल्लाह आप अगर ये आज का लेक्चर मेंटेन करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब हम इसको लिंक करते हैं। अगर जिंदगी इतनी आसान होती, वैक कैलकुलेट करते, वैक नहीं है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है तो आप वो निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किससे निकलेगा, डिविडेंड वैल्यूएशन, यहाँ कर्सर ये रहा, इससे निकल आएगा। अच्छा, इसके अंदर फिर ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये सारे ये सब चल रहे हैं। हम सस्टेनेबल ग्रोथ तक कर चुके हैं, देखिए जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है ना, ये करेंगे। ये आपके पास हिस्टोरिकल ग्रोथ आ गया, ये सस्टेनेबल ग्रोथ आ गया, ठीक। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इन तमाम, ये जरा ओल्ड मेथड है, डिविडेंड वैल्यूएशन जरा सा पुराना मेथड है। पुराना इसलिए कि इसके अंदर रिस्क एलिमेंट नहीं है। आजकल का जो जमाना है वो रिस्की है, डे टू डे शेयर की प्राइस चेंज होती है, डे टू डे रिस्क एलिमेंट्स हैं। तो आजकल जो आपके पास जो यूज करते हैं वो CAPM मेथड है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, ये जो लिखा हुआ है CAPM मेथड, इससे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या चीज है, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है ना, ये सारा होने के, ये सारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर है, ठीक है। CAPM में आपके पास क्या है, इसको लेके चलते हैं। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला है, इससे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी में और डिविडेंड वैल्यूएशन में फर्क क्या है, सुनने का दो से क्या जरूरत है, हमें एक आ गया, हम इसी से कैलकुलेट कर लें। यार वो ओल्ड टेक्निक थी, जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी बुक्स नहीं थी, इतनी आप ये कह लें कि कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो हम डिविडेंड वैल्यूएशन से ही कैलकुलेट किया करते थे। अच्छा, जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आपकी इंफॉर्मेशन का मीडिया तेज हो गया, बहुत तेजी से फैलते हैं वैल्यूज, इसी वजह से रिस्क एलिमेंट की वजह से अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसके अंदर रिस्क एलिमेंट इंक्लूड किया। वो कैसे कैलकुलेट किया, जरा सा चेक करते हैं, समझते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है K = RF,
RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, दोबारा RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, यहाँ पर RM माइनस RF। RM स्टैंड फॉर मार्केट रिटर्न, ये RM आपको वजह मेरा कर्सर है मार्केट रिटर्न के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस RF है रिस्क फ्री के लिए, ठीक है। मल्टीप्लायर बाय बीटा, इसको बीटा कहते हैं, और ये जो बीटा, ये वाला जो बीटा है ना, ये रिस्क एलिमेंट कैलकुलेट करता है। ये जो बीटा आपके पास मौजूद है ना, ये वाला, ठीक है। इसके साथ ही मैं यहाँ लिख देता हूँ रिस्क, तो आपके पास ये बीटा कैलकुलेट करेगा रिस्क एलिमेंट, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये रहा, ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किया आपने RM में से RF को माइनस किया, तो इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। सम टाइम आपके पास पेपर में ये RM माइनस RF नहीं देगा तो मार्केट रिस्क प्रीमियम कह देगा, तो इसका मतलब है वो डिफरेंस कैलकुलेट। अच्छा चले हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कंपैरेटिवली आसान है और स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करते हैं नॉर्मली इसको, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं है। 7% रिस्क फ्री है, मार्केट रेट आपके पास 12% है, यानी कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 12% प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा बीटा आपके पास है 1.2 कर देते हैं हम, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा बीटा की वैल्यूज आपको देगा क्वेश्चन में, तो अब आपको ये नन्ना मुन्ना सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, बल्कि निकल आया, ठीक है। 13% ही है ये एग्जैक्टली। अगर हम आपके पास ये इसको चेंज कर दें हम, 7% से 8% हो गया, तो देखिए आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो गया। इसका मतलब है रिस्क फ्री रेट अगर इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाएगा बजाय बढ़ने के, ठीक है। हाँ अगर मार्केट रिटर्न को चेक करते हैं, अगर मार्केट रिटर्न आपके पास 13% हो जाता है तो हमारा 12.8 था 14, तो मार्केट रिटर्न अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि रिस्क फ्री रेट इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और मार्केट रिटर्न इंक्रीज होगा तो ये आपके पास ये भी इंक्रीज होगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा ये जो आपके पास बीटा है ना, ये इसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये कौन सा रिस्क है, वैसे पूछने चाहिए नहीं आपसे, बहरहाल कुछ पता नहीं है जिंदगी का। कोई आपसे पूछ ले भाई ये बीटा कौन सा है, ये बीटा सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है, सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करके देता है आपको, और ये पेपर में गिवन होगा। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास एडवांस है। वैसे कैलकुलेट अभी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहीं पढ़ाया था तो उसमें कैलकुलेट किया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिग्रेशन लाइन आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसके जरिए कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा ये आपके पास क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से इसमें मजीद कोई एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान में रहे कि पेपर में, अच्छा ये जूम का टाइम फिर खत्म हो जाएगा तो आपने रिज्वाइन करना। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने एक आध दफा ये 8-9 साल पहले या फेडरल में या ये वर्कशॉप में कहीं करवाया था, तो स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के बाद जब वह स्टूडेंट्स पेपर देने गए तो वहां पर उन्होंने रिस्क फ्री रिटर्न दिया और मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो RM माइनस है, यानी कि इस 13% में से 8% माइनस करेंगे, इन्होंने डायरेक्ट इसको लिख के दे दिया मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये आंसर आ गया 5%। देखिए ना यहाँ 13% लिखा, यहाँ 8% लिखा, दोनों का डिफरेंस आएगा तो वो 5% है। तो उन्होंने पेपर में मार्केट रिस्क प्रीमियम लिख के 5% लिख के कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करें। अब स्टूडेंट परेशान के यार मार्केट रिस्क प्रीमियम का अप्लाई होगा, ये तो सर ने बताया था ये मार्केट रिटर्न है या रिस्क फ्री है, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम का आएगा, तो भाई ये इसकी जगह पर आ जाएगा। लेट्स सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे RF आपको पेपर में दे दिया, और ये दे दिया, ये जो ऊपर किया हुआ 8% ये दे दिया आपको, RM नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने मार्केट रिस्क प्रीमियम, में शॉर्ट वर्ड में लिख दूं मार्केट रिस्क प्रीमियम MRP ये दे दिया। अब ये क्या चीज है, ये इसका और इसका डिफरेंस है, तो यहाँ 13% है और इसका डिफरेंस 5% आ गया, ठीक है। और बीटा 1 पॉइंट है आपके पास, इसको 20 से कर देते हैं। अच्छा बीटा आपके पास आ गया 1.2,
अब जब आप